हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, जिसमें हमारा उत्तराखंड का हमने प्रैक्टिस सेट देखना था, उसके तहत हमारा सीरीज चली थी उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज। तो आज उसका हम देखेंगे भाग 4, जिसके तहत हम कंप्लीट करेंगे जिला चंपावत प्रश्नों के माध्यम से। इससे पहले हम 3 जिले यानी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल कंप्लीट कर चुके हैं। आप ज़रूर देखें ये सारे वीडियो, सारे प्रश्न आपके आगामी वीडियो, बीपीडीओ, यूकेपीएससी, पटवारी और लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देखें, प्रैक्टिस सेट देखिए, हमारे परीक्षा वाणी की सीरीज जरूर देखें। तो ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। आज आप लोग को पता भी चल गया होगा, आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सितंबर माह में आयोग सचिवालय सुरक्षा कर्मी का परीक्षा कराने वाला है। अक्टूबर में पेपर होने वाला है हमारा कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, जिसमें 746 पद थे। और नवंबर माह में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो वीपीडीओ, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी। तो तैयारी में लग जाएं सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का, जिला चंपावत। चंपावत का क्षेत्रफल बताइए। चंपावत का क्षेत्रफल बताइए। तो ऑप्शन है 1767 स्क्वायर किलोमीटर, 1777 स्क्वायर किलोमीटर, 1766 स्क्वायर किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। चंपावत का क्षेत्रफल बताइए। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है हमने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से। चंपावत का क्षेत्रफल बताइए। तो जिसे भी आंसर पता है जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, 4 ऑप्शन है हमारे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1766 है चंपावत का क्षेत्रफल। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जिनमें सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? हमारे चंपावत का है। और सबसे ज़्यादा किसका है? चमोली का है, ये याद रखें। अगर किसी को चमोली का क्षेत्रफल पता है तो लिखकर ज़रूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इसका भी जवाब जरूर दें। चंपावत का स्थापना दिवस बताइए। चंपावत का स्थापना दिवस बताना है, वर्ष नहीं बताना है हमने। तो हमारे ऑप्शन है 5 सितंबर, 15 सितंबर, 30 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। चंपावत का स्थापना दिवस बताइए। चंपावत जिले का स्थापना दिवस बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चंपावत का स्थापना दिवस बताइए। 5 सितंबर, 15 सितंबर, 30 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। उत्तराखंड में टोटल अगर मैं आपको बताऊं 13 जिले हैं। तो 1997 में अंतिम 3 जिले हमारे बने थे उत्तराखंड के, जिनका कोड अगर याद रखना चाहे तो RCB करके आप याद रख सकते हैं, जो क्रिकेट की टीम भी है। तो R से होगा हमारा रुद्रप्रयाग, C से होगा चंपावत, और B से होगा बागेश्वर। ये तीनों जिले हमारे 1997 में बने हैं। और चंपावत कब बना है? 15 सितंबर 1997। ज़रूर ध्यान रखें। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? ऑप्शन है 3, 4, 6, या इनमें से कोई नहीं। चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो इसका राइट आंसर है चंपावत की सीमा 4 जिलों से लगती है। तो कौन कौन से 4 जिले? सबसे पहला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बाद लगता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद नैनीताल, और नैनीताल के बाद इसकी सीमा लगती है उधम सिंह नगर से। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और अगर
अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कहें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। सभी लोग ध्यान जरूर दें। 4 जिले हैं हमारे, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है नेपाल से। अगले सवाल पे चलते हैं। बरमदेव मंडी या ब्रह्मदेव मंडी किस वर्ष बाढ़ में बह गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। बरमदेव मंडी किस वर्ष बाढ़ में बह गई थी? हमारे ऑप्शन है 1857, 1877, 1880 या इनमें से कोई नहीं। बरमदेव मंडी या ब्रह्मदेव मंडी भी कहते हैं इसे। तो ये किस वर्ष बाढ़ में बह गई थी? तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है 1880। बरमदेव मंडी का निर्माण अगर मैं आपको बताऊं तो इसका निर्माण कत्यूरियों ने करवाया था। याद रखें, कत्यूरी राजाओं ने कराया था। किस वर्ष बाढ़ में बह गई है? 1880 में। और स्थिति इसकी कहाँ थी? इसकी स्थिति थी टनकपुर में। याद रखें सभी लोग। टनकपुर की अगर जानकारी लें तो टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्रास्टिनगंज। ग्रास्टिनगंज। और टनकपुर को ही पूर्णागिरि धाम का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूर्णागिरि धाम का प्रवेश द्वार कहते हैं टनकपुर को। और अगर सवाल आए टनकपुर बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये टलक या टाल्क नाम के एक अधिकारी को जाता है। टनकपुर बसाने का श्रेय, याद रखें। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्नों के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट जिला कंप्लीट करेंगे, पूरा जिला कंप्लीट करेंगे। ध्यान दें सभी लोग। तो अगला सवाल है, मानेश्वर मंदिर के निर्माता बताइए। यानी जो ये मंदिर है मानेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया है? कल्याण चंद, भीष्मचंद, निर्भय चंद या इनमें से कोई नहीं। कल्याण चंद, भीष्मचंद, निर्भय चंद या इनमें से कोई नहीं। मानेश्वर मंदिर, मानेश्वर मंदिर के निर्माता बताइए। मानेश्वर मंदिर के निर्माता बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्भय चंद। तो अगर मानेश्वर मंदिर की स्थिति हम देखें तो इसकी स्थिति है लोहा घाट में। और ये मंदिर किसने निर्माण कराया? निर्भय चंद जी ने। अब लोहा घाट की अगर जानकारी लें तो ये किस नदी के तट पर है? अगर सवाल आता है तो ये लोहावती नदी के तट पर स्थित है लोहा घाट। और पुराणों में इसका नाम है, लोहा घाट का नाम लोहारगल। याद रखें सभी लोग, लोहारगल। एक सवाल आता है, कत्यूरी काल में जब कत्यूरी शासन था हमारे उत्तराखंड में, तो लोहा घाट को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सुई नाम से। और यहीं लोहा घाट में बाणासुर का किला भी स्थित है। ऋषेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ऋषेश्वर महादेव मंदिर और मानेश्वर मंदिर तो हम बता ही चुके हैं। लोहा घाट के पास में एक प्रसिद्ध स्थल है जो अचार के लिए फेमस है। इसका नाम है सूखी ढांग। सूखी ढांग, याद रखें सभी लोग। तो प्रश्न के माध्यम से हमने लोहा घाट के पॉइंट भी याद रखे। लोहा घाट लोहावती नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन समय में इसका नाम लोहारगल था। कत्यूरी काल में इसका नाम सुई था। मानेश्वर मंदिर के साथ साथ यहाँ ऋषेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। और लोहा घाट में एक स्थल है जो अचार के लिए फेमस है, जिसको कहते हैं सूखी ढांग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के छठे सवाल पे। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, इसमें बहुत सारे नए फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक पहले तो आंसर ज़रूर बताएं आप लोग, और जो भी फैक्ट मैं बताऊं तो उसको ज़रूर नोट डाउन करें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी कब पहुंचे? मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी कब पहुंचे थे? 1 जनवरी 1901, 2 जनवरी 1902, 3 जनवरी 1903 या इनमें से कोई नहीं। मायावती आश्रम काफी फेमस है चंपावत में।
मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी कब पहुंचे, ये हमने बताना है। मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी कब पहुंचे? हमारे ऑप्शन है 1 जनवरी 1901, 2 जनवरी 1902, 3 जनवरी 1903 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर है मायावती आश्रम की स्थापना है। ये हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी आए थे मायावती आश्रम में, तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे 9 जनवरी 1901, माफ करें, 3 जनवरी 1901, 3 जनवरी 1901 मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी आए थे 3 जनवरी 1901। अगर मायावती आश्रम का स्थापना पूछें तो इसकी स्थापना हुई है 1899 में। सेवियर नाम के एक व्यक्ति हैं, एच सेवियर, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी मायावती आश्रम की। स्वामी विवेकानंद जी 1901 में आए थे और 1901 में ही, अगर आप लोगों को पता होगा, विवेकानंद जी के जो गुरुजी हैं उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरुजी के नाम पर ही मायावती आश्रम में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करी। रामकृष्ण शांति मठ 1901 में। और 1903 में यहाँ मायावती आश्रम में एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी। धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी। तो सारे पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं, 2-2 साल के गैप में सारे पॉइंट। मायावती आश्रम की स्थापना 1899 में एच सेवियर ने करी। विवेकानंद जी 3 जनवरी 1901 को यहाँ आए थे और 1901 में ही विवेकानंद जी ने यहाँ रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। ठीक 2 साल बाद 1903 में यहाँ पर धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी। याद रखें, मायावती आश्रम में। तो अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 7वें सवाल पे। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। श्यामला ताल का रंग, यानी जो श्यामला ताल का जो जल है उसका रंग किस प्रकार का है? हमारे ऑप्शन है हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, इसी वजह से मैंने यहां पर लिया है सवाल। श्यामला ताल का जल किस रंग का है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग जवाब जरूर दें। हरा, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। श्यामला ताल का जल किस रंग का है? तो इसका राइट आंसर है श्यामला ताल, जो चंपावत में स्थित है, जिसको श्यामल ताल भी कहते हैं, श्याम ताल भी कहते हैं, इसे याद रखें, श्याम ताल भी कहते हैं। तो इसका जो जल है वो नीले रंग का है। किस रंग का है श्यामला ताल? नीले रंग का। अगर हमारे श्यामला ताल का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1.5 वर्ग किलोमीटर। और श्यामला ताल के पास में एक आश्रम है, हमारा स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है, स्वामी विवेकानंद आश्रम यहीं स्थित है। और इसी के पास में, श्यामला ताल के पास में एक मेला लगता है, काफी प्रसिद्ध मेला है, झूला मेला। याद रखें सभी लोग, झूला मेला। श्यामला ताल का रंग नीला है, इसका क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। श्यामला ताल के पास में स्वामी विवेकानंद आश्रम है और यहीं पर एक मेला भी लगता है जिसका नाम है झूला मेला। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 8वें सवाल पे। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मीठा रीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु आए थे? मीठा रीठा साहिब, उनका नाम हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी और इनमें से कोई नहीं। मीठा रीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु आए थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। बहुत सारे फैक्ट हमने यहाँ पर कवर भी करने हैं। तो जिसे भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। मीठा रीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु आए थे? मीठा रीठा साहिब। तो
तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव जी। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी मीठा रीठा साहिब में आए थे। अब मीठा रीठा साहिब से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। अगर सवाल पूछें मीठा रीठा साहिब किस गांव के समीप है, तो उस गांव का नाम है देयुरी ग्राम। देयुरी गांव में दो नदियां हैं, जहां पर दो नदियां मिलती हैं, उन्हीं के संगम पर है मीठा साहिब। तो उन नदियों का नाम है लोधिया और राठिया। अगर सवाल पूछा जाए निम्न में से कौन सा स्थल लोधिया और राठिया नदियों के संगम पर स्थित है, तो हमारा मीठा रीठा साहिब लोधिया और राठिया नदियों के संगम पर स्थित है। और यहाँ जो गुरुद्वारा स्थित है, याद रखें सभी लोग, मीठा रीठा साहिब में जो गुरुद्वारा स्थित है उसकी स्थापना 1960 में हुई है। और गुरुद्वारे में मीठे रीठे मिलते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, मीठा रीठा साहिब। मीठे रीठे प्राप्त होते हैं यहाँ। तो सारे पॉइंट रिपीट करते हैं, एक और पॉइंट होने वाला है, पहले इनको रिपीट कर लेते हैं। मीठा रीठा साहिब में हमारे गुरु नानक देव जी आए थे, जो सिखों के पहले गुरु हैं। ये देवरी ग्राम के समीप स्थित है। मीठा रीठा साहिब में लोधिया और राठिया नदियों का संगम होता है। मीठा रीठा साहिब में जो गुरुद्वारा स्थित है उसकी स्थापना 1960 में हुई है। यहाँ जो मीठे रीठे पाए जाते हैं, मीठे रीठे जहाँ जो पाए जाते हैं हमारे मीठा रीठा साहिब में, इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमाराजिनेटस। याद रखें सभी लोग, मीठे रीठे का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है सेपिंडस एमाराजिनेटस। एमाराजिनेटस सभी लोग याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम। और इसी मीठा रीठा साहिब के पास में एक नाथ पंथ के साधु हैं, उनका मंदिर स्थित है, घेरनाथ जी का मंदिर। घेरनाथ जी का मंदिर याद रखें सभी लोग। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हमारे कवर होने वाले हैं। तो आज का 9वां सवाल है, देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया है। देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया है। देवीधुरा के पाषाण मेले का उल्लेख, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे ऑप्शन है विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे, जिम कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया है। विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे, जिम कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें। देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख, तो इसका राइट आंसर है जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट ने किस पुस्तक में इसका उल्लेख करा है, अगर आपको बताएं तो पुस्तक का नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो देवीधुरा में जो पाषाण मेला होता है वो रक्षाबंधन के अवसर पर होता है, और इसे कहते हैं बग्वाल मेला भी कहते हैं इसे। याद रखें सभी लोग, बग्वाल मेला भी कहते हैं इसे, या आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं इसको, याद रखें। आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं इसे, याद रखें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो बाराही धाम है, ये जहाँ पर देवीधुरा मेला लगता है, यहाँ बाराही देवी का धाम माना जाता है, वाराही देवी का धाम माना जाता है इसे, याद रखें सभी लोग, वाराही देवी का। और ये जो वाराही देवी का धाम है ये हमारे माता पूर्णागिरी का ही एक हिस्सा माना जाता है। पूर्णागिरी धाम का ही एक हिस्सा माना जाता है जो टनकपुर में स्थित है। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पहले यहाँ पाषाण युद्ध होता था, उससे पहले भी यहाँ पर ना नरबलि दी जाती थी, याद रखें सभी लोग। 4 अलग अलग ग्रुप हैं जिनके बीच युद्ध होता था, यानी उनके ग्रुप में से एक व्यक्ति को लिया जाता था। अगर मैं वो ग्रुप के नाम बताऊं आपको, तो ग्रुप हैं चमयाल खाम, उसके बाद है लमगड़िया खाम, इसके बाद है गहड़वाल खाम, और इसके बाद एक और आता है बालिम खाम।
तो 4 अलग अलग ग्रुप, दो दो ग्रुप में बढ़ जाते थे और इन्हीं ग्रुप में से एक व्यक्ति की, किसी भी एक ग्रुप की व्यक्ति की नरबलि दी जाती थी पहले। लेकिन बाद में मान्यताएं बदलती गई, फिर पाषाण युद्ध हुआ, यानी कोशिश की जाती थी पत्थरों के माध्यम से एक व्यक्ति के बराबर ही खून बहाया जाए। लेकिन वर्तमान समय में इसमें पत्थरों का यूज कम हो गया है, तो फूल का यूज किया जाता है। तो इसको याद रखें, देवीधुरा बग्वाल मेला, 12 ही धाम भी कहते हैं इसे। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आज के 10वें सवाल पे चलते हैं। बालेश्वर मंदिर समूह को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया? बालेश्वर मंदिर समूह को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन है 1981, 1957, 1952 या इनमें से कोई नहीं। बालेश्वर मंदिर समूह को किस वर्ष, याद रखें काफी महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया? तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है 1952। तो इस मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये अगर सवाल पूछे किन्होंने इसका निर्माण कराया, तो इसका निर्माण चंद राजाओं ने करवाया और इसके जो प्रमुख मिस्त्री थे, यानी जो इसके वास्तुकार थे, उनका नाम है जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री हैं और इस जगन्नाथ मिस्त्री के चंद राजाओं ने हाथ कटवा दी थी ताकि वो इस प्रकार का वास्तुकला या मंदिर फिर से न बना सकें। अगर बालेश्वर मंदिर के बारे में आपको बताएं तो इसके परिसर में चंपावती देवी का मंदिर भी स्थित है। चंपावती देवी का मंदिर स्थित है और इसी के साथ साथ एक और मंदिर है रत्नदेव। रत्नदेव मंदिर भी यहीं स्थित है, याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 11वें सवाल पे। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बताइए। मोहन सिंह मेहता, हर्षदेव औली, कालू मेहरा या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है, तुरंत जवाब दें सभी लोग। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बताइए। मोहन सिंह मेहता, हर्षदेव औली, कालू मेहरा या इनमें से कोई नहीं? पिछला वीडियो हमारा जीएस का भाग 11वां प्रैक्टिस सेट था हमारा, जिसमें हमने इतिहास वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करी थी। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा जीएस का ही आएगा, जो भाग 12वां होगा टोटल, और प्राचीन इतिहास का भाग दूसरा होगा वो, जिसमें हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो सभी लोग तैयार ज़रूर रहें। और उसके अगले ये जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, फिलहाल तो जिले से संबंधित ही चलेगी, यानी एक एक दिन के गैप में। यानी एक दिन अगर आज जैसे उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है, तो कल फिर जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा वो जीएस से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, लगातार देखें। जो सवाल आपको नहीं आते उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो 11वें सवाल का राइट आंसर होने वाला है, इसका सही जवाब है कालू मेहरा। 1857 की क्रांति के दौरान ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, याद रखेंगे सभी लोग। क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था इन्होंने। अगले सवाल पे चलेंगे, आज का अंतिम सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। तो मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला बताइए। मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला बताइए। तुम्हारे ऑप्शन है कालसिन मेला, गोरा अट्टावली मेला, मानेश्वर मेला या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखें। मायावती आश्रम, कुछ देर पहले इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। स्थापना कब हुई थी, यहाँ विवेकानंद जी कब आए थे, ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक और एडिशनल सवाल है यहाँ पर, मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला बताइए कि यहाँ पर कौन सा मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर है, मायावती आश्रम के पास लगता है मेला मानेश्वर मेला। अगर यहीं पर सवाल पूछा जाए मानेश्वर मेला किन से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो मानेश्वर मेला याद रखेंगे, दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है यहाँ पर।
दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है यहाँ पर, याद रखें सभी लोग। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। एक बार जल्दी से जितने भी सवाल थे उनका रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, चंपावत का क्षेत्रफल बताइए, तो 1766 क्षेत्रफल में उत्तराखंड में अंतिम स्थान पर है ये। अगला सवाल है, चंपावत का स्थापना दिवस बताइए, तो इसका राइट आंसर होने वाला है चंपावत का स्थापना दिवस है यहाँ पर, तो दिवस है 15 सितंबर, सभी लोग याद रखें। अगला सवाल है, चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो चंपावत की सीमा टोटल 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेंगे तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। अगला सवाल था हमारा, भरमदेव मंडी बाढ़ में किस वर्ष बह गई थी, या ब्रह्मदेव मंडी भी कहते हैं, तो 1880 में। और कहाँ इसकी स्थिति अगर पूछेंगे तो इसकी स्थिति है टनकपुर में। अगले सवाल पे चलते हैं, मानेश्वर मंदिर के निर्माता बताइए, तो मानेश्वर मंदिर के निर्माता है हमारे निर्भय चंद जी। अगले सवाल पे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हमारे मायावती आश्रम में कब आए थे, तो राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका सही जवाब है 3 जनवरी 1901, 3 जनवरी 1901। अगले सवाल पे चलते हैं, श्यामला ताल का रंग यानी जो जल है उसका रंग कैसा है, नीला है। इसका क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर, मैं आपको बता चुका था। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का 8वां सवाल, मीठा रीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु आए थे, सिखों के पहले गुरु आए थे हमारे गुरु नानक देव जी। और जो यहाँ मीठे रीठे पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेपिंडस एमारा जिनेटस, जरूर याद होगा आपको। 1960 में यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना भी हुई थी। किस ग्राम के समीप स्थित है कहेंगे तो देवरी ग्राम। और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, लोधिया और राठिया। इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया है, तो जिम कार्बेट ने किया है। उनकी पुस्तक का नाम अगर पूछेंगे तो उनकी पुस्तक का नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। याद रखें सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप लड़ते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर 2 प्रकार की शिलाएं भी हैं जहाँ पर ये देवीधुरा मेला होता है, तो उन शिलाओं के नाम है रणशिला और वाराही शिला। वाराही शिला याद रखें। और इसी रणशिला को भीमशिला भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो उस दौरान भीम ने यहाँ पर क्या फेंके थे, पत्थर फेंके थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा था 10वां सवाल, बालेश्वर मंदिर समूह जो कि हमारे चंद राजाओं ने बनवाया था जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से, तो उसको राष्ट्रीय धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था, 1952 में घोषित किया गया था। अंतिम 2 सवाल बचे हमारे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी हैं। और अंतिम सवाल हमारा, मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला कौन सा है, मानेश्वर मेला है, जो दुधारू पशुओं से संबंधित है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके साथ अगला जिला हम कुमाऊं का ही देखेंगे, उधम सिंह नगर देखेंगे, तो सभी लोग उसको तैयारी करके रखें और पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।